तो भैया 8वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 8 है हमारी और आज हम पढ़ेंगे महाजनपद पीरियड। देखो, महाजनपद पीरियड एक ऐसा ड्यूरेशन है जिससे जीएस 5 में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, जिससे जीएस पेपर 1 में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है और प्रीलिम्स में तो यहां से क्वेश्चन बन के आता ही आता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को मान के चलेंगे कि एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखो, नॉर्मली एक आम अगर हम लोग जन की बात करें तो महाजनपद पीरियड में जैसे बोलूंगा क्या याद करेगा, वो कहेगा सर 16 महाजनपद हैं जिनकी जानकारी हमको कहां से मिलती है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है क्या, भगवती सूत्र। तो ये दोनों ग्रंथ क्या बताते हैं कि भैया 16 महाजनपद थे। तो इससे हमको पता चल गया कि कल को पेपर में मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि भैया बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की भूमिका, इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुल मिला जुला के एक तो भाई की महाजनपद के बारे में जो 16 महाजनपद है उनके संदर्भ में जानकारियां देती हैं, बहुत सारे राजाओं के संदर्भ में जानकारियां देती हैं। तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का दौर ही है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे हरियंग डायनेस्टी तो हम आपको दिखाएंगे भी कि उसका जो पहला शासक है बिंबिसार उस किसके समकालीन है, भगवान बुद्ध के समकालीन है। तो जाहिर सी बात है, यानी बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में चर्चा आपको जो है वो बौद्ध साहित्यों में मिलता है। खैर ये तो एक अलग की बात है। हम नॉर्मली क्या पढ़ के जाते हैं पेपर में, आप खुद सोचो ना। आप केवल 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां आप इतना पढ़ लेते हो, आपको लगा महाजनपद पीरियड मेरा खत्म हो गया। नॉर्मली टीचर्स भी क्या करते हैं, यही पढ़ाते हैं। और लास्ट में आप में मान लो अभी मैं शॉर्ट नोट्स एक प्रिपेयर कर रहा हूं आपके प्रीलिम्स के लिए, मान लो कि मैं भी अपने शॉर्ट नोट्स में क्या दूंगा, तो जितनी डिटेल में क्लास में दूंगा शॉर्ट नोट्स में उतना डिटेल चीजें थोड़ी रख पाऊंगा। तो कहने का मतलब हम अगर केवल 16 महाजनपद का कैपिटल याद करके जाएंगे तो ठीक है, हम उतना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अगर ट्रेडिशनली क्वेश्चन आया तो फंस जाएगा, नहीं तो निपट जाएगा। अब समझो पहले महाजनपद पढ़ा कैसे। तो मैंने आपको जब वैदिक पीरियड पढ़ा रहे थे तो क्या बताया था कि जो जन था वो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। लेटर वैदिक पीरियड में यही जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी वो क्या हुआ, वो अर्ध शहरीकरण की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड का डिवीजन हम कैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है जहां से आयरन ओर का साक्ष्य मिला था, और वो आयरन ओर के आधार पर हम लोग लेटर वैदिक और उत्तर जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसका डिवीजन करते हैं। जैसे जैसे आयरन ओर का प्रयोग बढ़ेगा वैसे क्या होगा कि उत्पादन, अधिशेष उत्पादन बढ़ेगा। समझो मेरी बात। आओ पहले समझते हैं महाजनपद पीरियड का उद्भव कैसे हुआ। तो मान लो भाई कि ये क्या है, जो गोला बनाया हूं ये मान लो कोई एरिया है, ये वो महाजनपद पीरियड वाला एरिया है, वो क्षेत्र है। अब तक यहाँ पे क्या है कि लोहे की नहीं बल्कि लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। अब यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है, लकड़ी की जगह यहाँ पे हो रहा है किसका प्रयोग हो रहा है, पहली बार यहाँ पे लकड़ी की जगह लोहे का प्रयोग हो रहा है। और हम सबको पता है भाई, आप आज मशीनों से जो खेती की जुताई क्यों करते हो, क्योंकि वो गहरी जुताई करेंगी, तीव्र जुताई करेंगी, वो मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब लकड़ी से लोहे की तरफ हम लोग स्विच करेंगे तो होगा क्या, इस एरिया में की जो उत्पादकता है, इस एरिया की उत्पादकता अचानक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सोचो, क्षेत्र वही और उत्पादकता में क्या हुआ, वृद्धि होगी। अब जब उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी तो लोगों के हाथ में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। और इंसान, जनसंख्या तो लगभग वही है, तो जब उत्पादकता बढ़ गई यानी अधिशेष उत्पादन हो गया तो इंसान खाएगा, और जो खा लेगा उसको फिर नदी में तो फेंक नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा भाई हम एक ऐसी क्षेत्र की तलाश करते हैं जहां पे उत्पादकता कम है, यानी जहां के लोग हमारा उत्पादन या खाद्यान्न को खरीद सके। तो ये लोग क्या करेंगे, एक वर्ग तैयार होगा जिसमें नाम है व्यापारिक वर्ग या वणिक वर्ग। ये वणिक वर्ग का भाई एक काम करो, इसी शहर का एक एरिया में क्या करता हूं, इसी शहर के एक एरिया पे मैं क्या करता हूं, अनाज की एक मंडी लगाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस एरिया में क्या करूंगा कि एक मंडी का निर्माण करूंगा। और यहां पे क्या होगा कि इन डिफरेंट एरिया से, मान लो कि ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया और ये एरिया, तो इन डिफरेंट एरियाज की जो व्यापारी वर्ग होंगे वो आगे क्या करेंगे, यहां पे बसेंगे और यहां पे बस के क्या करेंगे, जो अधिशेष उत्पादन उसको बेचेंगे। और डिफरेंट जगह के लोग जिनके पास ये चीजें नहीं है वो यहां से आके खरीदेंगे। यानी होगा क्या, अधिशेष उत्पादन ने एक मंडी का जन्म दिया, एक व्यापारिक केंद्र का जन्म दिया। और जाहिर सी बात है जब ये व्यापारिक केंद्र यहां पे लग जाएंगे तो इनकी परिवार भी जाके यहां पर रहना समय के साथ स्टार्ट कर देगा। तो इनकी चारों तरफ इनसे संबंधित बस्तियों का बसावट होगा। एक तो ये खुद की बस्तियां बसाएंगे, फिर इनसे संबंधित दुकानें लगने लगेंगी। कहने का मतलब है आज जैसे आप देखोगे कि मान लो कोई एरिया है जो अनडेवलप्ड है, वहां पे मार्केट लगने लगा
तो घर बनने लगेंगे, व्यापारी वर्ग रहने लगेगा, तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगेंगे, अचानक वहां पे जमीन की दाम बढ़ जाएगी और लोग वहां पे रहना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि इसी उत्पादकता ने क्या किया कि आप देखोगे जो अर्ध नगरीकरण का दौर लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ है वो नगरीकरण की तरफ निकलेगा, और जहां जहां ये इकोनॉमिक बस्तियां, इकोनॉमिक सेंटर्स खुलेंगे वो सारे के सारे एरिया क्या हो जाएंगे, महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भारत की भूमि पे ऐसे 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं जिनका डेवलपमेंट अब जनपद से आगे बढ़ गया था, महाजनपद की तरफ हो गया था। यानी बेसिकली क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत अग्रणी हो गए थे, वहां अधिशेष उत्पादन हो रहा था। आगे बात, और महाजनपद काल को हम लोग द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। प्रथम नगरीकरण के बारे में हमने कहां पढ़ा था, तो प्रथम नगरीकरण के बारे में हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था। तो प्रथम नगरीकरण समझ लिए, द्वितीय नगरीकरण समझ लिए, और द्वितीय नगरीकरण के पीछे का रीजन क्या है, लोहा है। यानी लोहा ने क्या किया, बेसिकली क्रांति पैदा कर दी। ठीक, तो लोहा क्या करेगा भाई, लोहे की एक खूबी क्या है, तो लोहे ने लोगों को क्या किया, आर्थिक तौर पर सक्षम बना दिया। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि जिस गंगा यमुना के दोआब पे ये लोहा पाया जाता था, बेसिकली वहां पे बहुत सारे लैंड पे शूद्रों का भी कंट्रोल था। तो शूद्र वर्ग या वणिक वर्ग, और वणिक वर्ग की बात करें तो दोनों वर्ग क्या होगा, ये धनी होंगे, शूद्र वर्ग भी धनी होंगे। तो ये सोशल चेंजिंग की बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा सोशल परिवर्तन की बात करेंगे, सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे। तो लोहे ने कहा जाता है कि इसने क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग होता था, उसमें लोहे का ऑप्शन आता है। तो लोहा गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहे का प्रयोग पहली बार लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ और उसके व्यापक प्रयोग का परिणाम क्या रहा, महाजनपदों का उद्भव। तो महाजनपद का उद्भव कैसे हुआ ये समझ के देखो, जो 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं उसके अलावा कई सारे गणराज्यों की भी यहाँ पे उद्भव थी। लगभग 10 गणराज्यों का चर्चा मिलता है। जैसे वज्जी संघ जो हम लोग देखते हैं वो कई सारे गणराज्यों का समुच्चय भी था। तो कुल 10 गणराज्यों की, लगभग बुद्ध की पीरियड की लगभग 10 गणराज्यों की भी चर्चा मिलती है, जिसको हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं वो 16 महाजनपद कौन से हैं। तो वो 16 महाजनपद आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। देखो ये 16 वो महाजनपद है। इन 16 महाजनपद के बारे में हमको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आपको अगर हम लोग सबसे नॉर्दर्न महाजनपद की बात करें, सबसे उत्तरी महाजनपद की बात करें, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कंबोज। क्या दिख रहा होगा, कंबोज। कंबोज आपको दिख रहा होगा, बेसिकली कंबोज का लोकेशन लगभग कश्मीर में आपका पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पे कंबोज, ये ठीक। तो इस कंबोज पेपर में एक तो आप लोग जो याद करते हो वो हम लोग पहले वो पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, कैपिटल। तो कंबोज की राजधानी कहां पे थी, तो राजपुर या हाटक। ये मैं पेन पतला सेलेक्ट करूंगा, राजपुर या हाटक। आप लोग नोट करना मेरे भाई, ठीक है। आप लोग ऐसे रफिंग बना लेना, राजपुर या हाटक। अच्छा आपको मैं बताऊं कि यह कहां पे स्थित है, तो आपको देख के लग रहा है कि कश्मीर में स्थित है। तो हमको कोई जरूरी तो है नहीं कि मैं कश्मीर लिखूं तो आप समझ पाओगे कश्मीर में स्थित है। तो कंबोज यही याद करो, इसकी कैपिटल राजपुर या हाटक थी, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित थी। अब यहाँ पे आपको गंधार दिख रहा है। हमको पता है गंधार एक आपका ये दूसरा क्या हो गया, दूसरा महाजनपद हो गया। और ये इसकी तक्षशिला जो आपको ये दिख रहा है भाई, ये तक्षशिला क्या है, ध्यान देना, ये तक्षशिला कैपिटल है। अभी कई जगहों पे हमको तक्षशिला का चर्चा मिलेगा। इसी तक्षशिला के पास अभी मतलब समझना ये एजुकेशन का सेंटर था तक्षशिला। तो ध्यान देना, गांधार की कैपिटल क्या है, तो तक्षशिला। तक्षशिला गांधार की कैपिटल है और ये आज के पाकिस्तान में पड़ती है। भारत में तक्षशिला का लोकेशन वर्तमान की बात करें तो नहीं पड़ता है। आगे हम लोग बात करें तक्षशिला की, आप देखो बेसिकली सिंधु रिवर की जो नदियां हैं, वो 5 नदियां वो उधर ही पड़ रही है, गांधार वाली बेल्ट में पड़ रही हैं, ठीक है। आगे हम लोग आए इसके अलावा, ठीक है, तो आपको यहां पे कुरु दिख रहा है। ये क्या है, ये आपको कुरु दिख रहा है। तो कुरु की राजधानी क्या है मेरे भाई, तो कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ है। क्या है, इंद्रप्रस्थ है। और हमको इंद्रप्रस्थ की चर्चा भाई महाभारत पीरियड में लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो कुरु की राजधानी होगी क्या, इंद्रप्रस्थ हो गई। अच्छा हम लोग इसके नीचे आए तो ये आपको पांचाल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, पांचाली वो, ठीक है, पांचाल वर्ड दिख रहा है, ध्यान देना। ये गांधार तो हमको पता ही है, ठीक है, तो शकुनी मामा को कौन नहीं जानता है। तो पांचाल ध्यान देना, पांचाली टर्म्स, द्रौपदी, द्रौपदी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो पांचाल की 2 कैपिटल्स थी, ध्यान देना, पांचाल की 2 कैपिटल्स थी, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की कैपिटल का नाम था अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल का कैपिटल का नाम था काम्पिल्य। तो इसकी 2 कैपिटल थी, एक का नाम था अहिच्छत्र और दूसरी कैपिटल का नाम है काम्पिल्य, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी 2 कैपिटल्स हो गई। ये नॉर्दर्न कैपिटल हो गई और ये इसकी
साउदर्न कैपिटल होगी। आगे बात समझिए, ये नॉर्दर्न कैपिटल क्या होगी, अहिच्छत्र, और साउदर्न कैपिटल क्या होगी, काम्पिल्य। अभी मैं कॉन्सेप्चुअली भी जितनी चीजें होंगी सब समझते चलेंगे, जो बेसिक्स हैं अभी मेरे भाई मेरे दोस्त वो देखते चलो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमने क्या देख लिया, ये देख लिया। अब हम लोग आगे बात करें तो आगे देखो, आपको यहाँ पे मत्स्य दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मत्स्य दिख रहा होगा। तो मत्स्य की राजधानी क्या है, मत्स्य की राजधानी आपकी विराटनगर है। याद करो, अज्ञातवास कहां बिताए थे, जो पांडव थे यही विराटनगर में ही तो अज्ञातवास अपना बिताए थे। तो मत्स्य की राजधानी कहां है, विराटनगर है। आगे बात समझिए, यहां पे आपको एक महाजनपद दिख रहा होगा, वत्स महाजनपद दिख रहा होगा। वत्सों की राजधानी क्या है, कौसाम्बी है। वत्सों की राजधानी क्या है मेरे भाई, तो वत्सों की राजधानी कौसाम्बी। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद याद रखना, आप नोट कर जाओ। ठीक है, नोट कर जाओ कि इन 16 महाजनपदों में से टोटल 8 महाजनपद आपके यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, होमवर्क है, आप बताओ इन 8 महाजनपद वो कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ तुरंत, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखो, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की भूमिका या इनकी इंपॉर्टेंस में, महत्ता पे क्वेश्चन मेंस में बन के आता है, तो हमको एटलीस्ट ये पता रहेगा तब ना महत्ता लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो हमने देख लिया, मत्स्य देख लिया, वत्स देख लिया। अब इसके बाद से हम लोग आएंगे, देखो यहाँ पे आपको कौशल दिख रहा है, कौशल को हाईलाइट किया हो ना, तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको कौशल दिख रहा होगा। कौशल की राजधानी है आपकी श्रावस्ती, आज के फैजाबाद मंडल में पड़ेगा आपको। तो कौशल की राजधानी आपकी क्या होगी, तो कौशल की राजधानी होगी श्रावस्ती। ओके, कौशल की कैपिटल क्या होगी, श्रावस्ती होगी। कौशल के नीचे आओगे तो यहाँ पे मल्ल दिख रहा होगा, ध्यान देना। कौशल के नीचे आओगे तो मल्ल दिख रहा होगा। मल्लों की कैपिटल क्या है, कुशीनारा है, ध्यान देना। कुशीनारा या कुशीनगर, आज जहां से हमारी क्लास बन रही है गोरखपुर में, गोरखपुर देवरिया, ये मल्लों का क्षेत्र था। ठीक है, ये मल्लों का क्षेत्र था। तो जैसा कि मल्लों की राजधानी क्या होगी, कुशीनारा। ठीक है, यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपना क्या किया था, देह त्याग किया था, देह त्याग किया था। ठीक है, अच्छा, हमने मल्ल देख लिया, हमने वत्स देख लिया। अब आओगे तो नीचे, अब यहां पे देखना ध्यान से, तो अवंती, नर्मदा के ब्लॉक में आपको अवंती दिख रहा होगा। यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये आपको लोकेशन क्या दिख रहा है, अवंती दिख रही है। अवंती के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अवंती की जो राजधानी वो 2 है, एक उज्जैनी है और दूसरा माहिष्मती। मूवी भी बन गई थी ना, तो इसकी 2 कैपिटल्स है, ध्यान देना। एक कैपिटल क्या है, तो इसके एक कैपिटल का नाम है उज्जैनी, एक कैपिटल का नाम है उज्जैनी, और एक कैपिटल का नाम है माहिष्मती। माहिष्मती ये हमको लगता है साउदर्न, हाँ हमको क्या लगता है, साउदर्न वाले का उज्जैनी, और सॉरी नॉर्दर्न वाले का उज्जैनी, नॉर्दर्न वाले का उज्जैनी और साउदर्न वाले का माहिष्मती। यानी उत्तरी अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी और दक्षिणी की आपकी क्या थी, तो माहिष्मती। जय माहिष्मती, याद करिए। ठीक है, तो आपको ये इजीली तैयार हो गया कि ठीक है क्या था, उज्जैनी और ये हो गया। तो हमने मत्स्य देख लिया, हमने वत्स देख लिया, हमने अवंती देख लिया। यहां पे आपको बगल में एक छूट रहा है, वह चेदी, जानना, चेदी जनपद। ये देखो चेदी महाजनपद। तो चेदी की कैपिटल क्या थी मेरे भाई, ठीक है, ये लोकेशन जानबूझ के एम करा दे रहा हूं ताकि समझ पाओ आप लोग अरेंजमेंट। ठीक है, चेदी की, तो ध्यान रखना, अगर वो चेदी की बात करें तो चेदी जनपद आपकी, इसकी कैपिटल सुक्तिमती थी। ठीक है, सुक्तिमती थी, इसकी कैपिटल क्या थी, सुक्तिमती, इसकी कैपिटल सुक्तिमती थी। देखो मगध की कैपिटल बदलती रही है। मगध की कैपिटल कुछ समय तक पाटलिपुत्र भी थी, कुछ समय तक इसकी कैपिटल वैशाली भी थी, वैशाली भी इसकी कैपिटल थी। अभी वज्जियों में हम लोग वैशाली को देखेंगे, मैंने आपको बोला ना। तो वज्जियों में ध्यान देना कि बेसिकली हम लोग गणराज्य पढ़ेंगे, तो गणराज्य में वैशाली एक गणराज्य था, तो वहां भी एक कुछ समय के लिए वैशाली भी कैपिटल रही। हालांकि बाद में पाटलिपुत्र वापस कैपिटल बन गई है। तो मेजर टाइम मगध की कैपिटल कौन थी, पाटलिपुत्रा कैपिटल थी। पाटलिपुत्र किसने बसाया वगैरह वगैरह, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना, मगध तो हमारा मेजर टॉपिक होगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे साउदर्न पोर्शन पे ध्यान देना, सबसे अगर पूछे कि महाजनपद का सबसे दक्षिणी विस्तार कहां पे है, तो आपको गोदावरी नदी के पास, गोदावरी रिवर के पास अस्मक दिखाई पड़ेगा। गोदावरी रिवर के पास आपको अस्मक दिखाई पड़ेगा। और इसकी राजधानी क्या है, पोतन। इसकी राजधानी का नाम क्या है, पोतन इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल क्या है, पोतन है। ठीक है, तो हमने लगभग क्या है कि देख लिया, हाँ जितनी भी थी हमने लगभग देख लिया। कुछ छूटेगा तो ना, जैसे अंग छूट गया, यहाँ पे मैं देख रहा हूं। अंग की राजधानी क्या है, अंग की राजधानी आपकी चंपा है, अंग की राजधानी चंपा है। वज्जी की राजधानी आपकी वैशाली है, ध्यान देना, वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है ना, वैशाली। वैशाली के लिच्छवी हम लोग पढ़ते हैं, तो वैशाली के जो लिच्छवी थे वो गणराज्य के प्रमुख प्रधान थे। ठीक है, ध्यान देना। और वज्जी संघ वैसे है, वैसे वज्जी क्या संघ है।
ठीक है, कई सारे गणराज्यों का संघ है। तो हमने ये देख लिया। और कुछ छूट रहा है आपका? लगभग सब खत्म हो गए। ये आप देखो, एक हमको लगा काशी छूट रहा है आपका, ठीक है। चलो अब काशी की कैपिटल बताओगे क्या? काशी आप बताओ। चलो आप लोग का है काशी, आपका काम है, काशी पे आप चर्चा करो। हाँ, काशी को आप बता दो, आ जाओ, काशी आप बता दो। ये नहीं बताओगे तो नरेंद्र मोदी साहब गुस्सा हो जाएंगे आपसे, ठीक है। ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन होमवर्क दे दिया। तो हमने क्या किया कि बेसिकली कैपिटल्स की जो महाजनपद थे, उन महाजनपदों के कैपिटल हमने देख लिया, उन महाजनपदों के कैपिटल को देख लिया। पेपर में एक क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअली बना के पूछा हुआ भी है, और ये आप जो पीवाईक्यू सॉल्व करेगा उसको पता है कि आया है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बुद्धकालीन भारत के गणराज्यों के ऊपर चर्चा करो, ठीक है ना। बुद्धकालीन, बुद्धा पीरियड के भारतीय गणराज्य, भारतीय गणराज्य, या तो आप लोग नोट कर लेना, या जब मैं इसको लिख लूंगा तो आप लोग एक बार स्क्रीन को पॉज करके क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आपके काम आ जाएगा ना। तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं तो पहली चीज क्या पढ़ेंगे? कपिल वस्तु के साक्ष्य, कपिल वस्तु के साक्ष्य, ठीक है। सुसुमार गिरी, सुसुमार गिरी, ठीक है, गिरी पे री भी छोटा ही रहेगा, गिरी, ठीक है। सुसुमार गिरी के भग, मतलब गिरी मतलब होता है लगभग पर्वत, ठीक है। तो भग से भाग जाना, पर्वत देख के लोग भाग गए, ठीक है, तो ऐसे समझ जाना। तीसरा पावा के मल्ल, ये तो सबको पता है, पावा के मल्ल, पावा किसकी कैपिटल थी? चौथा, अब ध्यान देना, तो वैशाली के लिच्छवी, वज्जी संघ के जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनगर के मल्ल, पावा और कुशीनगर क्या है? मल्ल है बेसिकली, कुशीनगर के मल्ल, ठीक है। छठवां मेरे भाई ध्यान दो आप लोग, छठवां देखो, छठवां आपको गया केस पुत्र के कलाम, केस पुत्र के कलाम। अच्छा देखो, ये मैं कैसे याद किया हूं, ये कलाम सर से आप याद कर सकते हो। देखो कलाम सर का जो केस था ना वो यूनिक था। ऐसे आप ध्यान दोगे कि कलाम सर के ऐसे केस नहीं, ऐसे थोड़ा अर्धचंद्रकार टाइप के थे, ठीक है। तो कहने मतलब क्या ना कि हम लोग समझ सकते हैं कि केस पुत्र के कलाम, ठीक है। तो उससे अब लोग आए सतवां हमारे लिए, ठीक है, केस पुत्र के कलाम हो गए। इसके बाद से ठीक है, अल्पक के बुली, अल्पक के बुली, सतवां हो गया। अब हम लोग आठवां देखें, ठीक है, आठवां देखें तो मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह, ठीक है। नौवां अगर हम देखें तो रामग्राम के कोलीय, थोड़ा फैक्चुअली मेरे भाई, लेकिन देखना रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दो बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा। 10वां तो पिपली वन के मोरिये, कुछ मैं याद भी करा दे रहा हूं, जैसे अभी याद भी करा हूं। तो दो तो याद है आपको, इजीली याद है, आप बहुत बड़ा पीरियड पढ़ोगे तो कुशीनगर के मल्लों की राजधानी हमको पता है कुशीनगर थी, ठीक है। और पावा के मल्ल, ये दो चीज तो सिंपल सी बात है, कुशीनगर में पावा कुशीनगर सेम ही बात है, ठीक है। जब हम लोग भगवान बुद्ध के महान परिनिर्वाण की कहानी पढ़ते तो वहां हमने इसको देखा भी होगा, ठीक। अभी मैंने आपको जस्ट दो चीज याद कराया है, वो एक केस पुत्र के कलाम, ये तो याद ही कराया है। अब पिपली वन है यहाँ पे, ध्यान देना, वन और वन में मोर नाचता है, तो मोरी, पिपली वन के मोरी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्म्स बनाओगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। तो बुद्धकालीन भारतीय गणराज्य हमने 200 देख लिया, ये पीटी में फैक्चुअली क्वेश्चन बन गया था, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। महाजनपद पीरियड का निर्माण कैसे हुआ ये हमने देख लिया, और ये देख लिया, कैपिटल्स हमने देख लिया। अब राइज ऑफ मगध, अब देखो 16 महाजनपद है। आपको खुद भी लगेगा कि सर सब अपने आप में पावरफुल है, लेकिन क्या ऐसा कारण था कि केवल मगध से ही गद्दी का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे गद्दी मिर्जापुर ही क्यों कंट्रोल कर रही है, मतलब गद्दी पे कंट्रोल मगध का क्यों है, यानी ऐसा कुछ क्या खास है, किसका आशीर्वाद है मगध के ऊपर? तो देखो, एक तो धरती माता का आशीर्वाद था। धरती माता का क्या आशीर्वाद था? ज्योग्राफिकल रीजन समझो,
मगध वाला जब आप ये लैंड देखोगे मेरे भाई ना, तो आपको ऊपर गंगा दिख रही है, नीचे महानदी दिख रही है, मतलब ये क्या है, ये टोटली फर्टाइल लैंड है, नदी संपन्न क्षेत्र है। और नदी की विशेषता क्या है भाई, आपने लोहे की खोज कर ली, लेकिन पानी अगर नहीं रहेगा पर्याप्त तो होगा क्या। गंगा कैसी रिवर है, गंगा क्या मतलब मानसूनी रिवर है तो नहीं, तो गंगा एक ऐसी नदी है जो भाई क्या है कि साल भर बहती रहती है, इनसे साल भर पानी रहेगा, यानी फर्टिलिटी कभी लैंड की डाउन ही नहीं होगी, पानी की कभी भी जो भी आवश्यकता होगी वो कभी हो ही नहीं सकता कि उसको आवश्यकता को पूरा ना कर सके गंगा। तो सिंपल सी बात है, यानी रिवर्स है, वाटर सोर्सेज है, तो यहां सभ्यता ज्यादा पनपेगी, यहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा रहेगा। दूसरा, मगध और अवंती इन दोनों में सेम चीजें थी। जैसे जो अवंती, अब अवंती को भी पानी की जरूरत नहीं थी, क्यों भाई, नर्मदा था बगल से, तो सिंपल से अवंती को भी वो चीजें थी। मगध में भी आयरन और बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, अवंती में भी आयरन और बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। मगध में भी बहुत भयानक जंगल थे, अवंती में भी जंगल था, और मगध के भी जंगलों में हाथी थी और अवंती के भी जंगलों में हाथी थी। ये बाकी घटनाक्रम अन्य किसी भी, चाहे वो कंबोज हो, गांधार हो, कुरु हो, पंचाल हो, कौशल हो, वत्स हो, चेदी हो, किसी भी महाजनपद में नहीं था। क्या भाई, हाथी और आयरन ओर, ये दो ऐसी चीजें थी जो अन्य किसी भी महाजनपद में नाम मात्र का था और यहां पे भर के था। तो अब देखो, हाथी और आयरन ओर इन दोनों का यूज कहां होगा, आर्मी में। और सेना कहां ज्यादा बना सकता है, कौन, जिसके पास इंसान ज्यादा रहेंगे, और जनसंख्या यानी इंसान कहां ज्यादा रहेंगे, जिनके पास खाने पीने की सामग्रियां ज्यादा रहेंगी, यहां पे फर्टिलिटी ज्यादा रहेगी, मतलब मगध। तो मगध एक ऐसा एरिया था कि जहां पे, और मगध की सोसाइटी भी हर जगह से ओपन सोसाइटी थी। इसी के लिए मैंने दूसरा रीजन क्या लिखा है, एक रीजन सोसाइटी लिखा है, यहां स्वतंत्र सोसाइटी थी इस मामले में, बाकी जगह जैसे क्लोज सोसाइटी थी उसकी तुलना में यहां पे स्वतंत्र सोसाइटी थी, तुलनात्मक तौर पे स्वतंत्र सोसाइटी थी। तो उसने भी सपोर्ट किया मगध के उत्थान को, ठीक। और रिवर है तो रिवर से ट्रेड अच्छा होगा, तो सारी चीजें यहां पे विद्यमान थी। अब देखो, हमने आर्मी रखने में क्या है भाई, हथियार मिल गया और जनसंख्या है तो बड़ी आर्मी रखी जा सकती है। एलिफेंट है तो भाई एक रक्षा प्राचीर तैयार हो जाएगा हाथियों का। हाथी भाई सोचो कि चलेगी, आधे लोग की हालत खराब हो जाएगी, तो भाई आर्मी में पहली बार हाथियों का प्रयोग कौन करेगा, मगध करेगा। भयानक लोहे के हथियार कौन बनाएगा, मगध बनाएगा। आर्मी की संख्या किसके पास सर्वाधिक रहेगी, मगध के पास रहेगी। तो ज्योग्राफिकल रीजन हमने समझ लिया, ठीक है। और हमने आर्मी, कैसे आर्मी ने सपोर्ट किया ये देख लिया। सोसाइटी बहुत ओपन सोसाइटी थी हर जगह से, तो कहीं भी अगर क्लोजनेस नहीं रहेगी, ओपन सोसाइटी रहेगा, तो ओपन सोसाइटी हमेशा ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, वो परिवर्तन को जल्दी एक्सेप्ट करती है। और शासक वर्ग, मगध में समय के साथ ऐसे शासक हैं जिन्होंने मगध का उत्थान किया। मगध का उत्थान करने का मतलब रीजन है क्यों समझे कि हम मगध का उत्थान कर कैसे सकते हैं। जहां युद्ध का सहारा लेना होगा वहां युद्ध का सहारा लेंगे, जहां विवाह करना होगा वहां विवाह करना होगा, जहां संधि स्वीकार करवानी होगी वहां संधि स्वीकार करेंगे। जैसे मगध ने क्या किया था, अब देखो गांधार आपको सबसे कोने में ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, और मगध कहां है, बीच में कई सारे महाजनपद है, कुरु है, पंचाल है, कौशल है, सूरसेन है, मत्स्य है, वत्स है, फलना ढमका। लेकिन गांधार ने समर्पण क्या है किया था किसके सामने, मगध के सामने। एक लेटर और राजदूत भेजा था कि भाई साहब हमारी आपकी कोई शत्रुता नहीं है, मित्रता जैसे कह दो वैसे निभा देंगे, ठीक। इसके अलावा अवंती से जो दुश्मनी, अब देखो मगध को टक्कर कौन दे सकता था, तो मैंने आपसे बोला कि अवंती के पास वो कैपेसिटी थी, हाथी भी था और हथियार भी था। लेकिन यहां पे ज्योग्राफिकल रीजन और रूलर इतने अग्रणी नहीं है। जानना, मगध में जीवक जैसा डॉक्टर था, और अवंती के शासक थे चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत को कहा जाता है कि पीलिया हो गया था। अब पीलिया भाई आज के समय में खतरनाक बीमारी है। अब सोचो पीलिया हो जाए, राजा हो तुमको पीलिया हो गया, अब तो तुम कुछ खा ही नहीं सकते, मतलब कुछ मतलब दाल वाला कोई चीज, मतलब पीला चीज तो कुछ खा ही नहीं सकते हो, जिंदगी वैसे ही खत्म भाई। राजा और कुछ खा ही ना पाए तो राजा का क्या मतलब, फिर ऐशो आराम ही खत्म। तो इस बात की खबर कहा जाता है कि भाई मगध नरेश को पहुंच जाती है। मगध नरेश कहेंगे, टेलीफोन करेंगे अवंती को, बोलेंगे हाथी सूचना पहुंचाओ कि चंद्र प्रद्योत साहब हम अपनी दुश्मनी बाद में देख लेंगे, आप रहोगे तो दुश्मनी है, इंसान ही नहीं रहेगा तो दुश्मनी कैसा है, तो हम जीवक को भेज रहे हैं, जीवक आपको जीवन देगा। और होता क्या है कि जीवक इनकी पीलिया को खत्म कर देता है, चंड प्रद्योत जीत जाएंगे। और ये नैतिक तौर पे क्या कहेंगे, बोलेंगे मगध नरेश मैं भविष्य में आपसे कोई युद्ध नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क करो, हम भी आपकी सहायता करेंगे। तो जो दुश्मन था वो दोस्त बन गया, ठीक। तो अब कोई विरोध होना ही नहीं था।
तो ये मगध, ये अंग जीतेंगे, ये वैशाली जीतेंगे, मतलब शादियां करेंगे। वैशाली जीतेंगे क्या, बेसिकली शादियां। पहले क्या होता है, खुद शादी करेंगे ये लोग। ये पंजाब में शादी करेंगे, ये वैशाली में शादी करेंगे, ये कौशल में शादी करेंगे। तो जब आप शादी कर रहे हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, आप कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं, तो मीन्स आप अपने साम्राज्य का क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो मगध इसी तरीके से पावरफुल बनेगा। तो मगध में पहला जो सबसे महान शासक आता है, उस डायनेस्टी का नाम है हर्यंक डायनेस्टी। अब देखो, हर्यंक डायनेस्टी अपने आप में एक श्रापित डायनेस्टी है। श्रापित डायनेस्टी इसलिए बोलूंगा, देखो पितृहंता वंश के नाम से इस डायनेस्टी को जानते हैं। जैसे इस वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार लंबे समय तक जिंदा रहेगा। अब बाप अगर लंबे समय तक, देखो राजा कभी लंबे समय तक जिंदा नहीं रहना चाहिए, और क्योंकि जो राजा लंबे समय तक जिंदा रहेगा तो बेटे को गद्दी नहीं देगा, फिर बेटा बाप के खिलाफ षड्यंत्र करेगा। अजातशत्रु इंतजार कर रहा है, बाप मरे तो मैं गद्दी पाऊं। बिंबिसार मर नहीं रहा है। बहुत साहित्य कहते हैं 52 साल तक बिंबिसार ने शासन किया है। अगर मान लो, मुझे तो नहीं पता कितने साल में गद्दी पे बैठा, मान लो फॉर एग्जांपल आज के समय से हम लोग मान लेते हैं 18 साल में गद्दी पा गया, तो 52 में 18 जोड़ो 70 साल, 70 साल तक ये हो गए। आज 70 साल भाई एवरेज, मतलब नॉर्मली WHO के अकॉर्डिंग जीवन यात्रा है, मतलब पूरी वो जीवन प्रत्याशा ही 70 साल है। तो कहने मतलब तुम बुढ़ापे तक रहे। और मान लो 18 साल अजातशत्रु भी कितना होगा भाई, 20 साल छोटा होगा। अब अजातशत्रु भी मरने के कगार पे है, बापा तो 52 साल शासन में रह लिए, बेटा अंदर ही काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, इनकी हत्या करेगा। बोलेगा काम करो, बहुत जी लिए, अब तुम हमारे ही मारने से मरोगे, तुमको यमराज नहीं मार पाएंगे। ये इनकी हत्या करेगा, गद्दी पाएगा। उदयन देख रहा है पीछे से, अच्छा पापा तो दरवाजा मेरा खोल दिए, पापा बता दिए कि हमको कैसे गद्दी मारा है। उदयन निपटाएगा किसको, अजातशत्रु को। आप ही सिखाए हो ना, इसी के लिए कहा जाता है आप कुछ भी गलत ना करो, क्योंकि आप जो कर रहे हो, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, सेम आपकी अगली पीढ़ी आपको वही देगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, उदयन। अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा गद्दी पाने के लिए, उदयन अपने बाप को मारेगा गद्दी पाने के लिए। तुम अपने बाप को मारे, तुम भी मारे गए। तो सिंपल सी बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसी के लिए हम लोग इस डायनेस्टी को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। उदयन एक योग्य शासक था। योग्यता में देखो, आप कभी भी केवल बहादुरी को योग्यता नहीं बोलोगे। देखो इतिहास में सबसे महान शासकों में अगर किसी का नाम आएगा ना, वास्तव में अगर शिवाजी की तरह 2 शासक और हो गए होते ना, एक कोई नॉर्थ में हो गया था और एक कोई वेस्ट में हो गया था, आजीवन किसी में हिम्मत नहीं थी कि भारत को हरा पाए। गोरी के बारे में लोग क्या पढ़ते हैं कि गोरी आया, चलो मानते हैं कि 17 बार 18 बार नहीं युद्ध किया हो, ठीक है, हम चलो मान लेते हैं, आप लोग जो कहते हो वही। तराइन का 2 ही बार हुआ था ना। कोई भी अंग्रेज, कोई भी मुस्लिम, एक शासक बता दो जिसने पहली बार किसी को युद्ध में पराजय किया और छोड़ दिया, जाओ पीठ पे नहीं मारेंगे, मतलब ब्रूटली मर्डर करते थे, ठीक है, आप समझना बात को। लेकिन होता क्या, तराइन की प्रथम बार में छोड़ दिए जाते, जाइए ठीक है, भाग रहे भाग जाओ, नहीं मारेंगे, समझे बात नो। तो लेकिन शिवाजी ऐसा नहीं करते। शिवाजी कहते गद्दारी करोगे तो गद्दारी के साथ पेश आएंगे। वो छापा मार युद्ध में प्रवीण थे, अपनी युद्ध कला को कभी बदलते नहीं है। वो अफजल खां से मिलने भी जाएंगे तो उनको पता था कि वो दुष्ट इंसान है, हमको अपना जो हथियार है वो अपने पॉकेट में छुपा के रखना पड़ेगा। अपना हथियार कभी मत भूलो, दुश्मन को हमेशा दुश्मन की नजर से देखो। ये शिवाजी करते थे, ठीक है, गद्दारी करोगे तो पेट फाड़ के अलग कर देंगे। तो शासक एक्चुअली शिवाजी की तरह चाहिए था उस समय, लेकिन शासक कैसे निकल गए, तो भाई महाराणा प्रताप की तरह, ठीक है। मैं वीरता पे एकदम क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं रणनीति पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, ठीक है। अब समझो बात को, बिंबिसार समझो कितना योग्य शासक था। अपने बाप और बेटे में बिंबिसार की शासक बिंबिसार की तरह होना चाहिए अगर हम लोग बात करें तो। इसने क्या किया, बोला भाई हम सब जगह युद्ध तो नहीं कर सकते हैं, तो बोला कि कौशल के यहाँ क्या करते हैं, एक अच्छी लड़की है, हाँ ठीक है, तो वो क्या करेगा, शादी करेगा। बोलेगा कौशल के पास क्या करेगा, कौशल के पास एक मैसेज भिजवाएगा कि भाई आपके यहाँ जो कौशला देवी है, कौशला देवी कौन थी, राजकुमारी थी, ये कौशल राज की पुत्री थी, कौशल की राजा की पुत्री थी, और जो उनका उत्तराधिकारी था उनका बेटा यानी प्रसेनजीत। आगे प्रसेनजीत क्या होता है, शासक बनता है कौशल का, तो प्रसेनजीत की बहन थी, सुंदर थी। तो टेलीफोन जाएगा कहां से, मगध से, कि भाई बिंबिसार वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता है। कौशल कहेंगे भाई युद्ध करने से बेटर है, हमारे यहाँ क्या है, महाकोशला देवी है, हम शादी कर देते हैं। तो कौशल नरेश ने क्या किया, महाकोशला देवी की शादी कर दी। अब ये हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट मिलेंगे, यहां पे क्या होगा, महाकोशला देवी की शादी कर दी, महाकोशला देवी। और महाकोशला देवी हो कौन, तो ये प्रसेनजीत की सिस्टर है, प्रसेनजीत की सिस्टर। अब मुझे लिखना पड़ेगा क्या, प्रसेनजीत की बहन थी, हां तो लिख देता हूं, प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी, शादी कर दिया।
अब शादी में क्या होता है भाई, संबंधी क्या कहेंगे, भाई तुम्हारे ऊपर कोई लाठी मारेगा तो समझो हमको लाठी मारेगा, नाटो की तरह। नाटो क्या कहता है, नाटो के किसी सदस्य देश के ऊपर अगर किसी ने भी गैर सदस्य देश ने अगर अटैक किया तो समझेंगे पूरे नाटो पर अटैक हुआ, मिल के मारेंगे। तो यही संबंध, ये शर्त थी भाई, हमारे पे अगर कल को किसी ने हमला किया तो कौशल की पूरी सेना दामाद जी को बचाने आ जाएगी, कौशल बोलेगा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो बात कहां जाएगी, बात वैशाली की बांधेंगे। वैशाली के कौन, मैंने अभी जस्ट पढ़ा आपको, वैशाली के लिच्छवी थे, यहां पे पढ़ो कहीं, वैशाली के लिच्छवी चौथे नंबर पे पढ़ो। तो लिच्छवियों की यहां इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया, किसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने लिच्छवियों की यहां यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यहां पे एक राजकुमारी थी, उनका नाम था चेलना, ठीक है। इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया, कहां, वैशाली में। और सेम शर्त रखेगा कहां पे भाई, कुछ तो डाउरी बाजेगा, दहेज बाजेगा, और सेम शर्त सेना वाली। पंजाब में भी शादी करेगा, पंजाब वाले बेल्ट में क्या करता है, शादी करता है। और यहां भी सेम, यहां पे जिस राजकुमारी शादी करता है उनका नाम था क्षेमा, क्षेमा, ठीक है, सेम शर्त के साथ। तो आप देखो ये क्या हो रहा है, ये बफर स्टेट बनते जा रहा है ना, ये क्या बनेंगे, ये बफर स्टेट बनेंगे। ये युद्ध के समय यानी बुरी समय में क्या करेंगे, साथ देंगे बिंबिसार का। और वार करके किसको मिला लेता है, तो बगल में अंग था, यहां पे ध्यान दो, मगध के बगल में क्या है, इसे एरो मैंने बनाया भी है मेरे भाई, ध्यान देना मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। मगध पे अटैक करेगा, मगध किस पे, अंग पे, और अंग को अपने कंट्रोल में कौन लेगा, बिंबिसार लेता है। तो युद्ध भी जीत रहा है, और कहीं जो अंग को अपने कंट्रोल में लेता है वही देख के बाकी लोग शादी संबंध भी स्थापित करेंगे, ठीक। अब कूटनीति का प्रयोग देखो, कूटनीति का प्रयोग किया, क्या किया कि भाई जीवक को भेज दिया अवंती कि जाओ प्रसेनजीत का इलाज करके आओ। जीवक को कहां भेज दिया, अवंती, कि भाई तुमको जाना है, क्या करना है, प्रसेनजीत का इलाज करना, प्रसेनजीत का तबीयत खराब है, तो ये चले जाएगा प्रसेनजीत की तबीयत ठीक करेगा। तो प्रसेनजीत अवंती भी क्या हो जाएगी, मित्रता स्थापित कर लेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कूटनीतिक संबंध भी। तो बिंबिसार बहुत योग्य था, इसलिए कहा जाता है कि शासकों की भूमिका जब आप लिखिएगा तो बिंबिसार को, कभी मेंस में क्वेश्चन है तो बिंबिसार को तुलनात्मक ज्यादा शब्द दीजिएगा। अब अजात शत्रु, ठीक है। अब देखो नाम में इसके ये शत्रु जो जिसका है, मतलब कोई शत्रु इसका हो नहीं सकता था, शत्रु जिसको उसको मार के फेंक देगा। तो ये सबसे पहली चुनौती किसको देगा, अच्छा दोस्तों ये बिंबिसार का लड़का है, तो यानी जिसके जिसके यहाँ शादी हुई है, यानी कौशल की यहाँ शादी हुई है तो कौशल मामा घर हो गया। वैशाली में शादी हुई है तो अजात शत्रु का मामा घर हो गया वैशाली। पंजाब में शादी हुई है तो मामा घर हो गया। तो बोलेगा को मामा घर नहीं, वो कहेगा भाई ये शादी की वजह से ये हमारे क्या है, संबंधी हैं, और संबंधी होते नहीं किसी के, क्या पता कल को बोल दे हम सेना नहीं भेजेंगे, खुश ना हो। तो ये बोलेगा काम करो, पहले तुम लोग समर्पण व्यक्त करो हमारे सामने। जो समर्पण व्यक्त नहीं करेगा उसको हम आत्मसमर्पण करवाएंगे, मतलब वाद करेंगे। और कौशल पे अटैक करता भी है, कौशल के एक मंत्री को तोड़ लेता है, ठीक है, और सारी गुप्त जगह जान लेता है, और चालाकी से कौशल को हरा देता है, कौशल को पराजित भी करता है। ये हालांकि हमारे वो टॉपिक का मतलब नहीं है, समझ जाओ। यानी अजात शत्रु क्या करेगा, अपने संबंधियों पे अटैक कर देगा और इनसे समर्पण करवाएगा अपने, दोबारा इनको, तो पिता ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, बेटा उनको हरा के अपने में मिलाएगा, परमानेंट, अच्छा शामिल। अब देखो अजात शत्रु को कौन निपटाएगा, उदयन निपटाएगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि भाई उदयन वाला भी काम, उदयन का भी काम हमने पढ़ लिया। उदयन बेसिकली क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये आपको ग्रीन कलर से मैंने सॉरी ब्लू कलर से जो मैंने पाटलिपुत्र को घेरा ना इस पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो होता है वो उदयन के द्वारा किया जाता है। इसने ये क्या करता है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना यही करता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना यही करता है। और जो पाटलिपुत्र नगर है ना, ये अपने आप में देखो ये रिवर बाउंड्री थी, ठीक है, रिवर बाउंड्री थी, ये काफी सुरक्षित था। क्यों, क्योंकि भाई एक तरफ से गंगा आ रही है और एक तरफ से सोन रिवर जाके मिल रही है और बीच में पाटलिपुत्र है, बीच में पाटलिपुत्र है। तो कहने का मतलब ये क्या है भाई, इधर से भी अटैक से सुरक्षित, इधर से भी अटैक, लगभग वो रिवर, मतलब अब देखो हमने ठीक से बनाने पाए, लेकिन चारों तरफ से हम लोग कहते थे लगभग ये रिवर से सुरक्षित पाटलिपुत्र लोकेशन था, ठीक। अब समझो सोन रिवर होमवर्क ले लो आप लोग, सोन रिवर होमवर्क ले लो, छत्तीसगढ़ की अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। इस पे कुछ डैम्स हैं, आप उस डैम्स का नाम बता सकते हो, कुछ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उन ट्रिब्यूटरी का नाम बता दो, ठीक है। भारत यूपी में ये सोनभद्र से होकर एंटर करती है और पटना में ये क्या होती है, गंगा रिवर से मैच करती है, ठीक। तो एक बार सोन रिवर, कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको सोन रिवर यूट्यूब पे सर्च करना, शॉर्ट्स में जाना, जो पहला शॉर्ट्स मिले जो अच्छा लगे उसको 10 20 25 30 सेकंड का होगा सुन लो, आपका सोन रिवर तैयार।
ठीक है, ये ट्रिक जरूर अपना। सोन रिवर होमवर्क है, इसको करना होगा और करके आप लोग बताना हाँ सर मैंने सुन लिया, समझ में आ गया सोन रिवर। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना इसके द्वारा की जाएगी। और उदयन जब पाटलिपुत्र नामक खूबसूरत नगर बता लेगा तो बोलेगा एक काम करो, हमारी जो कैपिटल रहेगी वो पाटलिपुत्र रहेगी। हमारी कैपिटल क्या होगी? अब हमारी कैपिटल पाटलिपुत्र होगी। ये पाटलिपुत्र को कैपिटल बना लेगा। अब हर्यंक वंश, किसी भी वंश में क्या होता है भाई, जब योग्य शासक कमजोर होते हैं और मतलब जब उनकी उत्तराधिकारी आएंगे और उत्तराधिकारी जब कमजोर होगा तो उत्तराधिकारी नॉर्मली गद्दी नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि सभी ड्यूरेशन में क्या हो महत्वाकांक्षी लोग रहे। जैसे इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था ध्यान, उसका नाम क्या था? नागदशक। नागदशक क्या था समझना। अब यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, हर्यंक डायनेस्टी में हमने क्या देखा कि भाई बिंबिसार प्रथम शासक, बिंबिसार, ठीक है, प्रथम शासक। भाई अगर आवाज जा रही होगी आपको, ठीक है, बगल से कुछ, तो माफ करना, आप क्लास को ब्रेक नहीं कर सकते, हालांकि एक बार करके भी देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहा थे, हमने कहा कि भाई हर्यंक डायनेस्टी का प्रथम शासक जो है फर्स्ट, वो है आपका बिंबिसार। तो ये एफ लिख देता हूं, चलो फर्स्ट को एफ लिख देता हूं, तो ऐसे। ठीक, अब देखो भाई उसको मैंने कुत्ते को शांत करा बट वो शांत नहीं हुआ। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेगा। लास्ट शासक कौन होगा? तो लास्ट शासक इनका होगा नागदशक। समझना मेरी बात, नागदशक लास्ट शासक होगा। ठीक है, नागदशक। अब नागदशक जाहिर सी बात है कमजोर शासक रहा होगा, तो इसका सामंत था कौन? तो इसका सामंत था आगे चल के शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक की हत्या करेगा और अगली डायनेस्टी का नाम पड़ेगा वो है शिशुनाग डायनेस्टी। अगली डायनेस्टी आएगी शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। तो जाहिर बात है जो शिशुनाग वंश नाम पड़ा है, तो शिशुनाग के नाम पे ही इस डायनेस्टी का नाम शिशुनाग वंश पड़ा है। शिशुनाग ने क्या किया था? नागदशक की बेसिकली इसके द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसकी हत्या करके इसने शिशुनाग वंश का न्यू रखा। और इसके बारे में बस एक ही फैक्ट याद है करना कि इसने पहले काम जो करा वो ये किया कि भाई पाटलिपुत्र से कैपिटल को बदल दिया। पाटलिपुत्र से कैपिटल बदला और कैपिटल को कहां चेंज कर दिया? वैशाली। कि भाई अब हमारी कैपिटल क्या रहेगी? वैशाली रहेगी। इतना ही बस याद करना है। अब देखो इसी शिशुनाग का जो बच्चा था उसका नाम था कालाशोक। इसके पुत्र का नाम क्या था? कालाशोक। कालाशोक कहेगा नहीं, वो शोक व्यक्त करेगा पिताजी के एक निर्णय के ऊपर कि क्यों आपने वैशाली को कैपिटल बनाई। वो पुनः राजधानी परिवर्तन करेगा और पाटलिपुत्र को अपनी पुनः राजधानी बनाएगा। यानी ये क्या करेगा? कालाशोक पुनः, ठीक है, पुनः पाटलिपुत्र को इसके द्वारा कैपिटल बनाया जाएगा। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र पुनः क्या बन जाएगी? राजधानी बन जाएगी। अब पुनः राजधानी बन गई तो हमने कालाशोक को देख लिया। अब इसमें बस इतनी समझ लो, हमने बाकी बहुत संगीति वगैरह देखा तो वहां पे कालाशोक वगैरह पढ़ा है, तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बुक्स में जाओगे तो दोबारा लिखी गई होंगी, तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको छोड़ेंगे। ठीक है, अब इस वंश का अंतिम शासक यानी बेसिकली शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग हो गया और अंतिम शासक कौन हो जाएगा? नंदीवर्मन हो जाएगा। ध्यान, नंदीवर्मन लास्ट शासक कौन हो गया इस वंश का? तो वो हो गया आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन या महानंदी। अब इस नंदीवर्धन की हत्या कौन करेगा? महापद्मनंद। इनका संबंध था महापद्मनंद। महापद्मनंद करेगा और महापद्मनंद क्या करेगा? यहां पे नंद वंश की नींव रखेगा। नंद वंश की नींव रखेगा। तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो गया? महापद्मनंद हो गया। महापद्मनंद हो गया। और महापद्मनंद अपने आप को क्या कहता था? ये एक राट भी, स्वयं को क्या कहता था? एक राट कहता था। स्वयं को एक राट की उपाधि देता था। खुद को क्या कहता था? एक राट कहता था। महापद्मनंद ने विजय भी पाई है। ऐसा नहीं कि हम केवल महापद्मनंद को ये समझे कि किसी की हत्या करके आ गया। महापद्मनंद नंदों में देखो एक योग्य शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भले ही उसके बाद से जो अगला बारी आती है वो लोग गड़बड़ा देते हैं, लेकिन महापद्मनंद योग्य शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो इसने क्या किया था? बेसिकली कलिंगा विजय इसने किया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग अशोक का कलिंग विजय देखते हैं। कलिंग विजय इसने भी किया है। कलिंग विजय करता है। अब ये कलिंग विजय जो आपको पढ़ा रहा हूं ये याद करना। अभी दोबारा कलिंग विजय के संदर्भ में इसको जोड़ूंगा आगे चल के। जब भी कलिंग विजय करेगा तो वहां पे क्या करेगा? कई सारे कुछ नहरों का निर्माण भी करवाता है, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, कलिंग में। लेकिन होता क्या? कलिंग विजय के बाद होता क्या था कि हम कलिंग जीते हैं, आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगे? तो आज तो हम भाई लिख देंगे बुक्स पे, हम भी विजय स्तंभ बनाते हैं। तो इसने क्या किया कि कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया। कहां? मगध। जिन की मूर्ति क्या करेगा?
मगध उठा के लेते आएगा। अब ये जिन की मूर्ति जो उठा के लेके आया, ये संकेत व्यक्त करेगी किसका, कि भाई कलिंग की पराजय हुई किसके हाथों, मगध के हाथों। आगे चल के एक कलिंग का शासक आएगा जो मगध पर अटैक करेगा और मगध से यही जिन की मूर्ति वापस लेके कहां आएगा, कलिंग। यानी प्रतिष्ठा की वापसी हो रही है, समझना बात को। अब जिन की मूर्ति जब तक मगध में रहेगी तब तक कलिंग की प्रतिष्ठा भी क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। भाई दम है, कोई शासक नहीं कह सकता कि मैं महाप्रतापी शासक हूं। क्यों भाई, तुम महाप्रतापी हो तो जाओ मगध, जिनकी मूर्ति वापस लेके आओ। तो जो जिनकी मूर्ति लेके आएगा वो कलिंग का अगला महान प्रतापी शासक बनेगा। वो कह सकता है, उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा, हाँ भाई तुम्हारे में दम है, तुमने अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस लेके आ गई। ठीक है, ठीक। तो महापद्म नंद देख लिया। अब महापद्म नंद के समय के बाद से अगली बारी आती है धननंद। धननंद नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि एक अयोग्य तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके पास इतना था ना, इसके पास इतना था कि इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। इसको लगता कि भाई हमको क्या चाहिए, हमारे पास तो ऊपर का दिया हुआ सब कुछ है, हमको क्यों किसी का डर हो। तो धननंद अगला, गणनंद अगला क्या होता है भाई, लास्ट शासक बनेगा नंदवंश का। घननंद लास्ट शासक क्यों बनता है, क्योंकि यहीं से मौर्य डायनेस्टी की नींव पड़ेगी। तो इसमें हम लोग कौटिल्य की कहानी पढ़ते हैं कि इस समय क्या हो रहा है कि भाई फॉरेन अटैक हो रहे हैं, विदेशी अटैक हो रहा है, सिकंदर आ रहा है। तो और इसकी जानकारी किसको है कि सिकंदर की, तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे कौन है, तक्षशिला पे। तो तक्षशिला पे आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि गांधार ने समर्पण व्यक्त कर दिया है किसके सामने, मगध के सामने। तो तक्षशिला किसकी कैपिटल है, गांधार की कैपिटल है। तो तक्षशिला से कौटिल्य यहां से चलते चलते आएंगे, कहां पे, ये चलते आएंगे आपके पाटलिपुत्र, और यहां आते हैं मगध से कहते हैं कि भैया एक काम करो, एक बाहर से अटैक हो रहा है, पश्चिमी सीमा पे अटैक, विदेशी अटैक होने जा रहा है, और गांधार वाला बेल्ट, जो पूरा सिंधु वाला बेल्ट है, वो उनके कंट्रोल में जाने वाला है। आप योग्य हो, आपके पास बड़ी आर्मी है, आप युद्ध की तैयारी करो। आपके युद्ध की तैयारी मात्र से दुश्मन कांप जाएगा और सिंधु की इधर आने की हिम्मत नहीं पालेगा। अब लेकिन भाई मगध नरेश धननंद भाई अपने वैभव में चूर थे, तो वो क्या करते हैं, वो कहेंगे भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और बहुत अपमानित करते हैं। मतलब इतना अपमानित करेंगे कि कौटिल्य को वहीं विरोध कर देते हैं, कौटिल्य धननंद का। और फाइनली कहा जाता है कि उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरीके से वहां से बच के निकल जाते हैं, और फिर किसी तरीके से उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। तो वो कसम खाते हैं कि मैं मगध की गद्दी पलट दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य में उनको वो दिखता है जो उनकी एम्बिशन को पूरा कर सकता है, मतलब मगध की गद्दी का कोई अगला वारिस जो है वो बन सकता है। तो वो फिर आगे चल के क्या करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को स्किल डेवलप करेंगे, एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक राजा में योद्धा के भी गुण होना चाहिए, तो उनको योद्धा वाला भी गुण सिखाएंगे, और एक राजा में न्यायप्रियता का गुण होना चाहिए, तो उनमें न्यायप्रियता का गुण सिखाएंगे। ये दोनों गुणों से लैस करेंगे, आर्मी तैयार कराएंगे, बाद में मगध पे अटैक करवा देंगे, और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये स्टोरी तो कल देख लेंगे, लेकिन हमको क्या करना होगा, आज जो विदेशी आक्रमण है उनको पढ़ लेना होगा। जो विदेशी आक्रमण है उनको देख लेंगे। तो हमको विदेशी आक्रमण 5 मिनट लगेगा, देख लेते हैं 5 से 7 मिनट। ठीक है, विदेशी आक्रमण। ठीक है, विदेशी आक्रमण देखते हैं। देखो विदेशी आक्रमण तो वैसे हम देखोगे ईरानियों का भी आक्रमण होता है, साइरस द्वितीय का आक्रमण होगा, दारा प्रथम का आक्रमण होगा। साइरस द्वितीय बेसिकली क्या करेगा कि सिंध के पश्चिमी क्षेत्र में हम लोग कहते हैं कि विजय प्राप्त कर लेगा। दारा भी क्या करता है, बस बेसिकली पश्चिमोत्तर भारत में विजय प्राप्त कर लेगा, और पश्चिमोत्तर भारत में को 20वां प्रांत अपना घोषित कर देगा। तो हम लोग ईरानी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ईरानी के बस इतना दिमाग रखना कि ईरानी में हम लोग अगर लिखे भी यहाँ पे ईरानियन, तो ईरानियन में बस आपको 2 पर्सनालिटी का नाम याद करना होगा। एक पर्सनालिटी का नाम है साइरस द्वितीय, और एक पर्सनालिटी का नाम आपका दारा प्रथम। इन दोनों ने लोगों ने समझा कि जो पश्चिमी भारत वहां पे विजय प्राप्त की थी। साइरस द्वितीय ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पे विजय प्राप्त की थी, और दारा प्रथम ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पे विजय प्राप्त की, वो उसको अपना 20वां प्रांत बनाया था। इसने क्या कहता, पश्चिमोत्तर भारत को विजय कर, पश्चिमोत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर क्या किया, अपना 20वां प्रांत बनाया। क्या पता दे दे, आजकल कुछ भी दे दे रहा है,
तो ये 20वां प्रांत वाला भी दे दे, आपको लगेगा कि सर तो पढ़ाई नहीं थे। तो कह रहे हैं ईरानियन तो हुआ अटैक, लेकिन ईरानी उधर ही सेम रह गए, लेकिन इस बीच में एक और अटैक हो रहा है जिसको हम लोग कह सकते हैं अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर का अटैक, फारस से एक अटैक आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं सिकंदर का अभियान। सिकंदर को क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर का अटैक। अब देखो होता क्या है कि अब ये लड़ता, सिकंदर क्या हो रहा है कि भाई फारस से ही लड़ता आ रहा है, ईरानियों के भी हराएगा, विश्व विजेता बनता जा रहा है। बस विश्व विजेता बनने में इसको क्या कसर है? इसको भारत में मगध को हराना था। ये ठान कहता है कि हम भारत विजय कर लेंगे, और भारत विजय कर लिए मीन्स हम विश्व विजय कर लें। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जब लड़ते लड़ते भारत आ गया तो कोई इसको बड़ी चुनौती नहीं दिया। जब ये सिंध पे के पास आता है, ध्यान देना, जब ये बेसिकली पेपर में क्वेश्चन दे सकता है कि ये भारत कैसे पहुंचा, तो सिकंदर जो खैबर दर्रा है उसको पार करता हुआ 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। ये चीज ध्यान देना, खैबर दर्रे को पार करता हुआ 326 बीसी में बीसी में भारत आया। अब हमको दो पर्सनालिटी का यहां पे नाम याद करना है। एक पर्सनालिटी आप जिंदगी में चाहोगे कि भाई मैं वैसा ही वीर बनूं, कभी मेरी पराजय भी हो तो भाई मैं वैसा ही वीर बनूं, और आप सिकंदर से भी उम्मीद करोगे कि मेरी जिससे दुश्मनी हो वो सिकंदर हो। ठीक है, वास्तव में सिकंदर में अब सिकंदर योग्य था, ये कैसे समझ में आएगा अभी आपको समझाता हूं। एक पर्सनालिटी का नाम आप पढ़ोगे, उस पर्सनालिटी का नाम है आम्भी। आम्भी, आप कभी आम्भी नहीं बना चाहोगे। दूसरा पर्सनालिटी जिसका नाम है पोरस। ये दो पर्सनालिटी। अब देखो आम्भी क्या होता है, जैसे ही तक्षशिला पहुंचेगा तो तक्षशिला का शासक कौन था? आम्भी। आम्भी समर्पण कर देगा, और हमको पता कि इसी तक्षशिला से ही क्या थे, एक टीचर थे जो लौट के आते बताते भाई कि पश्चिमोत्तर पे अटैक हो गया है। तो आम्भी क्या था, ये तक्षशिला का शासक था और ये समर्पण कर देगा। ये क्या था? ये तक्षशिला का शासक था, और तक्षशिला का शासक कमजोर था, ये इस बात चाणक्य को भी पता था, और ये क्या करेगा? ये सिकंदर के सामने समर्पण कर देगा, सेना सब दे देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? समर्पण कर देगा। अब समझो इसके बाद से क्या होगा कि सिकंदर आम्भी की मदद से झेलम के समीप पहुंचेगा। झेलम के समीप पहुंचेगा, और झेलम के समीप क्या होगा? उसका एक भयानक विरोध होता है पोरस से, झेलम के समीप। और पहली बार इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ते लड़ते सिकंदर आया है भारत। पहली बार कोई ऐसा शख्स है जिसके पास सेना कम थी, वो कहता है आत्मसमर्पण कर दो। पोरस कहेगा ये ना चले भी, हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। सिकंदर की सेना को पता था भाई जैसे आम्भी समर्पण कर दिया, पोरस भी कर देगा। पोरस ने युद्ध की चुनौती दी और हार तो जाता है, मतलब परिणाम देखोगे तो परिणाम क्या होता है भाई, पोरस लड़ाई हार जाएगा। लेकिन नाको चना चबवाना जिसको कहते हैं ना लड़ाई के लिए, जैसे इसी तरीके से एक स्टेटमेंट, ठीक है, दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने भी दिया है। किसको रिप्रेजेंट करते हुए कहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना साम्राज्य गवा देता। समझना बात को, मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य गवा देता, इल्तुतमिश ने भी कहा है। किसके लिए कहा है आप बता सकते हो? सॉरी, इल्तुतमिश ने नहीं कहा है, शेरशाह सूरी ने कहा है। यहां पे सॉरी, शेरशाह सूरी ने कहा है। तो किसके लिए कहा है आप ये बता देना। पोरस का भी जस्ट यही था कि भाई मुट्ठी भर बाजरे के लिए जितना तुम जीतते आए हो, अगर हम लोग तुलना करें सिकंदर की, तो पोरस के राज्य के लिए तुम गवाने वाले थे। हालांकि ठीक है, सिकंदर की सेना जीत जाती क्योंकि आम्भी ने भाई समर्थन दे दिया था। पोरस हार जाएगा। जब सिकंदर जाता है, पोरस की बहादुरी देखेगा, बोलेगा कि बोलो भाई तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करे। तो पोरस बहुत ही उदार स्वभाव के साथ या बहादुरी के साथ बोलता है कि वही जो एक राजा के साथ व्यवहार करता है। भाई हमको वीरता थे, हमारा हमको वीरगति दो, सीधी सी बात है भाई। हमको अब ये नहीं कि हमको कैद करके जेल में रख दो। तो सिकंदर बड़ा खुश होगा, बोलेगा कि मैं आपको आपकी गद्दी वापस कर देता हूं, लेकिन एक छोटी सी मदद कर दो। हम भारत पे, मतलब हम मगध पे अटैक करना चाहते हैं, हम अंदरूनी भारत में अटैक करना चाहते हैं, हमको थोड़ी सी सहायता चाहिए तुम्हारी, इतना मदद कर दो बस। लेकिन सिकंदर की जो सेना थी वो सोचता कि भाई ठीक है, एक तो आम्भी मिला, आम्भी ने तो मन बढ़ा दिया कि भाई जीत जाएंगे। पोरस ने सबका दम तोड़ दिया, और इस बीच में नदी में भयानक उफान था, और
मगध की सेना की शक्ति के बारे में सबको पता था, शासक के बारे में भले नहीं पता था। सेना की शक्ति का असली परिचय, सेना तो भयानक सेना थी ना भाई, महापद्म नंद ने तैयार किया था, घनंद भले उसको संभाल नहीं पाया। तो सेना की भयानक ताकत थी, हाथियों का झुंड, योग्य सैनिक बल, लोहे के हथियार, सबसे परिचय था। इस बात की जानकारी क्या थी, सिकंदर और उसके सैनिकों को थी। हालांकि राजा क्या था इसकी जानकारी कौटिल्य को थी। तो सेना कहेगी भाई अब भारत में सिकंदर नहीं कहेगा कि नहीं जाएंगे, तो नदी पार करना है। दूसरा इतनी बड़ी सेना भाई, जिसके पास कम सेना थी पोरस, ये तो हार ही नहीं माना, उसकी क्या करेंगे। तो बोलते कि भाई ऐसा करो, ये अंतिम विजय रहने दो, यही पोरस से जो लड़ाई हुई है अंतिम विजय रहने दो। अब यहां से जो जीते चल के उस पर शासन करते ना यार, तो सिकंदर कहा जाता है कि फिर अपनी सेना की बात मानेगा और यहीं से वापस लौट जाता है, भारत में फिर वो अटैक नहीं करता है। तो भारत जीत पाया था सिकंदर, अगर इसका आंसर आएगा तो नहीं, हाँ आम्बी और पोरस से उसने विजय पाई थी। ओके, तो हमने अलेक्जेंडर की जो विजय थे उस विजय तक देखे। अब देखो आपसे अगर ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, यहां तो देखिए। तो ईरानी देखो कभी भी कोई अटैक होगा और कोई वहां पे शासन व्यवस्था स्थापित करेगा तो एक तो ट्रेड होगा, व्यापार वाणिज्य, ईरान से हमारा व्यापार वाणिज्य अच्छा हो जाएगा। समझो मेरी बात, क्लियर ये बहुत आराम से। तो जो उनकी वास्तुकला निर्माण की शैलियां हैं वो यहां पे आएंगे तो घर और उसी हिसाब से बनवाएंगे। तो कई सारी शैलियां, जैसे खरोष्टी लिपि आती है यहाँ पे, इनकी वास्तुकला निर्माण की शैली आती है। कहा जाता है कि अशोक ने अपने समय जो घंटा नुमा जो स्मारक बनाया था वो ईरानियों की नकल थी, उसमें ईरानियों का इंपैक्ट था, ईरानियों की वास्तुकला का इंपैक्ट था। तो ये सारा क्या प्रभाव है, ये सारा क्या है प्रभाव है। ठीक है, तो हमने देख लिया बेसिकली विदेशी आक्रमण भी देख लिया। आज हमने क्या क्या देखा, अगर हम लोग सिंपली बहुत तो नहीं देखा, लेकिन महाजनपद पीरियड का महाजनपद का निर्माण किसी को वो समझ लिया, लोहे की उसमें क्या भूमिका ये देख लिया, बुद्धकालीन गणराज्य देख लिए, सभी महाजनपदों को देख लिए, महाजनपदों में मगध क्यों उत्थान हुआ ये समझ लिए। उसके से हमने हरिंग डायनेस्टी देख ली, सुनाग वंश देख लिया, हमने नंद वंश समझ लिया, फिर हमने देखा विदेशी आक्रमण होता है और इसी विदेशी आक्रमण के साथ भारत में क्या होगा, बेसिकली नंद वंश भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब मौर्य डायनेस्टी कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नंद डायनेस्टी कैसे खत्म होती है वहीं पढ़ लेंगे और मौर्य डायनेस्टी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पहली जो हमारी 9वीं क्लास होगी उसमें हम लोग भारत का पहला संगठित और संपूर्ण भारत पे, लगभग संपूर्ण भारत पे विकसित एक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मौर्य वंश। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और भैया यूपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। तो कहने का मतलब है आपको आपकी तैयारी में जो कमी है वो भरने की सभी व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है। बस अंतर है आप तैयार हो, आ जाओ, साथ मिलकर तैयारी करते हैं, कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी कमियां हो उसको दूर कर सके ताकि जो अंतिम रिजल्ट है वो आपके हाथ लग सके। जय हिंद, जय भारत।